हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम पुष्पीय पौधों में जनन या लैंगिक जनन की जो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में, तो पिछली कक्षाओं में मैं आपको पुष्प के बारे में, पुष्प क्या है, पुष्प क्रम क्या है और पुष्पों के लगने के क्रम को जो मैंने आपको उसको डिस्कस करके आपको समझाया था, उसी के आगे आज हम पुष्पीय पौधों में, पादपों में जो जनन होता है, जनन के अंतर्गत आज हम एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हुए उसके विभिन्न भागों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक प्रारूपिक पुष्प के भाग। तो एक प्रारूपी पुष्प जो होता है, जो प्रत्येक पौधे पर एक पुष्प स्थित होता है और उसमें 4 प्रकार के, किसी भी पौधे में 4 प्रकार के उसका जो पुष्पों का जो क्रम होता है, पुष्प पत्र उसमें लगे हुए होते हैं प्रत्येक पुष्प में। मतलब कोई भी पुष्प है, उस पुष्प में 4 भाग आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। उन 4 भागों की यदि हम बात करते हैं तो एक भाग उसका होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग जो होता है दलपुंज, तीसरा भाग होता है पुमंग और चौथा भाग होता है जयांग। फिर से बात क्लियर करता हूं मैं आपको कि ये जो पुष्प में 4 प्रकार के जो पुष्प पत्र लगे होते हैं, कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैलेक्स, दूसरा है दलपुंज जिसको कहते हैं हम कोरोला, तीसरा कहलाता है पुमंग जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम और चौथा भाग है जयांग जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम। तो ये जो 4 भाग होते हैं, जो पुष्प होता है वह पुष्प किसी भी पौधे के जिस भाग से प्रारंभ होता है या जहां से वह लगा होता है, उस भाग को पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पधन आसन, पुष्पासन, पुष्प के लगने का आसन पुष्पासन कहलाता है। और सभी प्रकार के जो पुष्प होते हैं, सभी जितने भी पौधे होते हैं, सभी पौधों में जो पुष्प होते हैं, सभी पुष्पों के जो पत्तियां, उनका रंग, उनकी रचना और कार्य सबका एक दूसरे से अलग अलग या भिन्न होते हैं। तो आज हम प्रत्येक पुष्प पत्र के एक एक भाग को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला भाग है हमारा बाह्य दलपुंज। इसको समझने के लिए आप इस चित्र से आप इसको समझने का प्रयास करिए कि यह एक पुष्प है और पुष्प के अंतर्गत उसमें जो भाग हमको दिखाई देते हैं, तो मान लीजिए ये पुष्प है, तो ये पुष्पासन वाला भाग कहलाएगा। पुष्पासन के पश्चात बीचों बीच पुष्प में जो भाग पाया जाता है उसको बोलता है स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र। ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाएगा। इसके जो सुराही जैसी रचना हमको दिखाई दे रही है, इस सुराही जैसी रचना में जो बीच वाला नेक वाला भाग है, गर्दन वाला भाग जो हमको पतला दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो ये फूला हुआ भाग है ये कहलाता है ओवरी अर्थात अंडाशय। तो यदि यह किसी पुष्प में ये तीनों भाग एक साथ यहां पर हमको दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी अर्थात अंडाशय, तो इसको हम गाइनोसियम अर्थात जयांग का भाग बोलते हैं। और यह किसमें पाए जाते हैं? यह फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो मेल पार्ट में क्या पाया जाता है? तो यह है आपका एंथर और यह है फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में पुतंतु कहते हैं। और जो एंथर है आपका, जो यह एंथर होता है, यह एंथर को परागकोश कहा जाता है। मतलब यह मेल पार्ट है, परागकोश और पुतंतु। और ये वाले भाग कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल पार्ट है। गाइनोसियम वाला पार्ट हो गया। अब इसके यह एक प्रारूपिक पुष्पीय संरचना है। ये पुष्प का मध्य के अंदर वाला भाग है, ये उसके पश्चात ये आपका उसके जस्ट पुष्प के बाहर वाला भाग मतलब दलपुंज वाला भाग, और ये बाह्य दलपुंज वाला भाग अर्थात बाह्य दल जो पुष्प के बाहरी आवरण को घेरे हुए रहते हैं। तो जब हम एक विषय वस्तु पर आते हैं, एक एक वर्ड को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज की।
बाह्यदल पुंज जो होता है इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पुष्प का जो बाहरी चक्र है, पुष्प का जो बाहरी चक्र है, बाहरी चक्र को हम बाह्यदल कहते हैं। और बाह्यदलों को जो पुष्प के बाहर स्थित है, अब पुष्प के जब बाहर स्थित हैं तो यदि इनको हम बाह्यदल कह दिया और सम्मिलित रूप से जितने भी बाह्यदल वहां उपस्थित हैं उनको हम सम्मिलित रूप से बाह्यदल पुंज कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहलाता है। अब यह जो बाह्यदल पुंज होता है, जब कोई पुष्प खिलने से पहले की अवस्था, उस अवस्था में जब बर्ड्स कहते हैं या उसको हम बोलते हैं कलिका, कलिका जब बनने वाली होती है तो ये बाह्यदल जो पुंज होते हैं यह कलिका को, कलिका अवस्था में पुष्प को ढक करके रखते हैं। और जैसे ही पुष्प, या कहना चाहिए उसको ढक करके रखते हैं और या कहना चाहिए उस कलिका की रक्षा करते हैं। यह हरे रंग के होते हैं और ये कभी कभी रंगीन भी होते हैं, हरे रंग के भी एवरेज रूप में पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर यह रंगीन अवस्था में भी यह बाह्यदल पुंज पाए जाते हैं। और यदि वह रंगीन अवस्था में पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं दलाभ कहा जाता है। एक शब्द आया दलाभ। जब ये आपके बाह्यदल पुंज रंगीन अवस्था में हो तो उसको हम दलाभ कहते हैं, पेट्रोलॉइड कहा जाता है। उदाहरण आइरिस का पौधा या आइरिस का फ्लावर और ट्यूलिप, ट्यूलिप और आइरिस में ये आपको रंगीन अवस्था में दिखाई देते हैं। जब ये रंगीन अवस्था में दिखाई देते हैं तो रंग के कारण कीट पतंगे भौरे इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और किसके ऊपर? आपका जो है दलाभ है, दलाभ अर्थात बाह्यदल जो है जब ये रंगीन अवस्था में होते हैं तो भौरे या कीट पतंगे या तितलियां इसकी रंगीन अवस्था को देखते हुए इसके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं। और अट्रैक्ट होने के पश्चात ये क्या अट्रैक्ट होंगी, मतलब नेक्टर जो आपका अंदर मकरंद उस पुष्प में है उसको ले जाने के लिए क्या करते हैं, कीट पतंगे इनके पास आने का प्रयास करते हैं। बाह्यदल जो होते हैं ये बाह्यदल कभी कभी या कहीं कहीं पर रोम के समान संरचना भी इसमें दिखाई देती है। किसमें? बाह्यदल पुंज में रोम के सदृश रचना दिखाई देती है। और ये ऐसी रचना दिखाई देती है तो उसको हम रोम गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम गुच्छ कहते हैं। इंग्लिश में पपस कहा जाता है, PAPPUS। उदाहरण इसको देखना है आपको तो सिंघाड़ा का जो आपको देखना हो सिंघाड़े में देखिए आप, या सूर्यमुखी कुल के जो पौधे हैं उसमें रोम के समान रचनाएं दिखाई देती हैं, रोम सदृश रचना दिखाई देती हैं, उनको हम रोम गुच्छ कहते हैं। बाह्यदल पुंज जो पुष्प के बाहर स्थित है, जैसे ही पुष्प जो कलिका ढक के रखा था, जैसे ही कलिका वह खिलती है, ओपन होती है, बाह्यदल पुंज नीचे गिर जाते हैं। यदि बाह्यदल पुंज पुष्प के खिलने के बाद तत्काल वहां पर गिर जाते हैं तो वैसे बाह्यदल पुंज को आशुपाती कहा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार परीक्षा में आते हैं। आशुपाती किसे कहते हैं? तो जब किसी पुष्प में बाह्यदल पुंज वह कलिका के रूप में पुष्प रहता है, जैसे ही वह कलिका ओपन होती है या खिलती है तो ये बाह्यदल पुंज गिर जाते हैं। ऐसे बाह्यदल को हम आशुपाती कहते हैं। दूसरा है इसी के अंतर्गत, मान लीजिए पुष्प के खिलने के बाद पुष्प का खिला हुआ और ये बाह्यदल गिर गए तो आशुपाती। पुष्प खिल गया और कुछ समय के पश्चात गिरते हैं तो उसको कहते हैं पर्णपाती। दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई। पुष्प खिला और ये गिरे, आशुपाती। पुष्प खिलने के बाद यदि गिरते हैं तो उसको हम पर्णपाती कहते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें यह बाह्यदल चिर स्थायी, मतलब हमेशा लगे हुए रहते हैं। ये आपको देखना हो तो टमाटर, मिर्च और मकोई में चिर स्थायी बाह्यदल पुंज होते हैं। यदि बाह्यदल अलग अलग हों तो उसको पृथक बाह्यदली कहा जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा सरसों में। और यदि कहीं पर ये एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो ऐसे बाह्यदल को हम संयुक्त बाह्यदली कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा बैगन में।
तो इस प्रकार से हमने बाह्य दल पुंज को समझने का प्रयास किया। बाह्य दल से संबंधित आशुपाती, पर्णपाती, ये रोमगुच्छ है, ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं इनको आपको समझने में आसानी होगी। उसके पश्चात हमारा दूसरा टॉपिक आता है दलपुंज। दलपुंज जो होता है उसको बोलते हैं हम कोरोला। कोरोला कहलाता है। और यह पुष्प, अभी हम क्या बात कर रहे थे, पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं और ये 4 प्रकार में पहला हमने पुष्प का पढ़ा बाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र या दूसरा भाग हम पढ़ते हैं, दूसरा भाग है पुष्प का दलपुंज। पुष्प का यह दूसरा भाग कहलाता है। ये कहां पर है, तो बाह्य दल, जो ये बाह्य दल है, बाह्य दल जो आपके बाहर दिखाई देते हैं, बाह्य दल के अंदर दूसरा भाग है दलपुंज का, अर्थात कोरोला का। तो ये जो आपका दलपुंज है, यह दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतर वाला भाग हो गया। और एक साथ जो जितने भी दल पाए जाते हैं उन सब दलों को एक साथ आप क्या कह सकते हैं, दलपुंज कहा जाता है। दलों को एक साथ क्या कहते हैं, दलपुंज कहा जाता है। और पुष्प में यह जो दलपुंज होते हैं इनका जो रंग होता है, यह रंग भड़कीला भी होता है, मतलब अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा दिखने वाला भड़कीला रंग, और इनमें सुगंध भी रहती है। और इनमें मकरंद कोष जो है, जहां पर आपका मकरंद पाया जाता है या आपका रस पाया जाता है पुष्प में, तो पुष्प में निकलने वाले जो मकरंद हैं, यह मकरंद कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात दलपुंज जो होते हैं यह परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। दलपुंज कैसे होते हैं, मैं बताया शुरू में, भड़कीला रंग अर्थात ये रंगीन होते हैं और कहीं कहीं पर यह हरे भी हो जाते हैं। जब बाह्य दलपुंज पढ़ रहे थे तब भी मैंने चर्चा की थी आपसे कि ये ढके हुए रखते हैं पुष्प को, उसकी रक्षा करते हैं, हरे रंग के होते हो। यदि कहीं कहीं पर रंगीन हो गए तो उसको हमने क्या बताया था आपको, यदि कहीं कहीं पर बाह्य दलपुंज रंगीन हो गया तो उसको दलाभ कहते हैं। हम दूसरे भाग को पढ़ रहे हैं, दलपुंज को, इसको बोलता है कि यह कैसा होता है, रंगीन होता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह हरे रंग के हो जाते हैं। यदि हरे रंग के हो गए हैं तो इन्हें बाह्य दलाभ कहते हैं। हरे रंग का होना अर्थात बाह्य दलाभ कहते हैं। दलपुंज भी, जैसे मैंने बाह्य दलपुंज के बारे में बताया था, आशुपाती, पर्णपाती, चिरस्थायी, वैसे ही दलपुंज भी पर्णपाती, आशुपाती और चिरस्थायी होते हैं। अब इन शब्दों को मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पर्णपाती पुष्प के खिलने के बाद गिरना पर्णपाती, पुष्प के खिलते ही गिरना आशुपाती, और पुष्प के साथ हमेशा लगे रहना चिरस्थायी कहलाते हैं। तो इसी प्रकार यदि दल पुंज जो है यदि वह अलग अलग लगे रहते हैं तो उनको पृथक दली कहा जाता है, और यदि एक साथ लगे रहते हैं तो उनको संयुक्त दली कहते हैं। किसको हम बात कर रहे हैं, दलपुंज की। दलपुंज के पश्चात तीसरा भाग आता है पुमंग। पुमंग के बारे में आपको बता चुका हूं। मेल पार्ट पुमंग में एंथर और फिलामेंट, परागकोश और पुतंतु दोनों पाए जाते हैं। परागकोश अर्थात एंथर और फिलामेंट अर्थात पुतंतु, नर वाला भाग। तो पुमंग के बारे में बात करते हैं। पुष्प का नर जननांग होता है पुमंग, मतलब पुष्प नर है, पुष्प है, मतलब उसमें क्या पाया जाता है, पुमंग पाया जाता है। विभिन्न पादपों में, अलग अलग पादपों में जो आपके या विभिन्न प्रकार के पादपों में या पादपों के अलग अलग वंश में या पुमंग में पुष्पों की जो संख्या होती है, पुमंगों की जो संख्या होती है, और तो पुमंग में क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर। पुमंग अर्थात उसमें क्या उपस्थित है, पुंकेसर। तो पुंकेसरों की संख्या अलग अलग पादपों में, अलग अलग कुलों में या अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधों में पुंकेसरों की जो संख्या होती है यह निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। प्रत्येक पुंकेसर जो होते हैं यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन, पुंकेसर। पहला भाग
पुतंतु अर्थात फिलामेंट, और दूसरा भाग कौन सा है पुंकेसर का, एंथर अर्थात परागकोश। तो दो भागों से मिलकर बना है हमारा पुंकेसर, पुतंतु और एंथर अर्थात फिलामेंट और एंथर। तो पहले हम बात करते हैं एंथर की। तो जो एंथर होते हैं ये एक योजी के द्वारा, योजी अर्थात होता है एक जुड़ने का स्थान, जिस भाग से यह जुड़े होते हैं, योजी कनेक्ट वाला स्थान। तो बोलता है एंथर जो होते हैं ये योजी के द्वारा, एक कोई भाग है जिस भाग से आकर के आपका फिलामेंट आकर के किससे जुड़ा है, एंथर से, योजी के द्वारा पुतंतु को जोड़ने का काम करते हैं। और पुतंतु जो होते हैं यह एक धागे के जैसी एक रचना होती है, उसी को बोलता है पुतंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। जो धागे जैसी रचना है और जिस भाग से आकर के आपका एंथर जुड़ा होता है, या योजी वाला एक भाग जो यहां से आकर जुड़ा होता है, इसके ऊपर वाला ये वाला भाग कहलाएगा एंथर और नीचे वाला भाग कहलाएगा आपका फिलामेंट। कुछ पुंकेसरों में जो परागकोश होते हैं, ये परागकोश, कुछ पुंकेसरों में परागकोश बनते ही नहीं है, और यदि बनते हैं तो इनमें परागण की जो क्रिया है, बोलता है कि कुछ पुंकेसरों में एंथर या परागकोश नहीं बनते हैं, यदि बनते हैं तो परागकण नहीं बनेंगे। परागकोश तो बना, जो कोश और कण में अंतर है। परागकोश अर्थात ये परागकोश है, एंथर मींस परागकोश, जिसमें इसी कोश के अंदर क्या स्थित होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। तो परागकोश अलग है और परागकण अलग है। तो कई पुंकेसरों में परागकोश ही नहीं बनते, और कई में यदि बनते हैं तो उनमें परागकण नहीं बनते। यदि ये कंडीशन होती है तो ऐसे पुंकेसरों को बंध पुंकेसर कहा जाता है। बंध पुंकेसर कहते हैं। किसमें पाया जाता है ये, तो इसका उदाहरण है, बंध पुंकेसर का उदाहरण है अमलतास। अमलतास में परागकोश तो है लेकिन उसमें पुंकेसर परागकण नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ये भाग होता है हमारा पुमंक भाग। चौथा भाग है हमारा पुष्प में, चौथा चक्र है जायांग, गाइनोसियम, मादा, फीमेल पार्ट। यदि पुष्प में जायांग के हम बात करते हैं तो पुष्प का मादा जननांग, यह पुष्प का मादा जननांग वाला भाग कहलाता है कौन, जायांग। गाइनोसियम यदि ये उपस्थित है मतलब पुष्प कौन सा है, मादा पुष्प है। यह एक या अनेक अंडकों के द्वारा बना हुआ होता है। अंडकों से मिलकर के बनता है क्या, जायांग। यह एक अंडक या अनेक अंडकों से मिलकर के यह बना हुआ होता है। पुष्प में पुष्प के जितने भी सभी अंडक मिलकर के, बोलता है पुष्प के सभी अंडक एक साथ मिलते हैं और संयुक्त अंडाशय का निर्माण करते हैं। यह है ओवरी। ओवरी ये अंडक, सभी अंडक आपस में मिलते हैं और क्या निर्माण कर रहे हैं, ओवरी का निर्माण करते हैं। संयुक्त इसी को बोलता है कि इसको हम संयुक्त अंडाशय कहते हैं, ओवरी। और बोलता है जब सभी जितने भी अंडक हैं, जब सभी अंडक अलग अलग हो जाएं, अलग अलग होने की कंडीशन को व्युत्तांडपी कहते हैं, व्युत्तांडपी कहा जाता है। अब यदि हम इसके आधार पर, यदि हम अंडकों की संख्या के आधार पर यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो जायांग या अंडकों की संख्या के आधार पर इसको हम जायांग को हम 6 प्रकार से अलग अलग अध्ययन करते हैं। यदि जायांग में यदि एक अंडक है तो उसको एकांडपी कहते हैं। उदाहरण मटर, मटर में एक अंडक पाया जाता है। यदि जायांग 2 अंडकों से मिलकर के बना है तो उसको द्विअंडपी कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों। यदि जायांग
3 अंडकों से मिलकर के बना है तो उसको बोलेंगे त्रिअंडपी, अर्थात प्याज, प्याज इसका उदाहरण है, उसमें 3 अंडक पाए जाते हैं। यदि जयांग जो है वह 4 अंडकों से मिलकर के बना हुआ है तो उसको बोलेंगे चतुअंडपी कहा जाएगा। इसका उदाहरण होता है क्लोरोडेंड्रॉन। क्लोरोडेंड्रॉन में 4 अंडकों वाला जायांग पाया जाता है। यदि किसी पुष्प में 5 अंडकों से मिलकर के बना हुआ है अंडाशय, ये 5 अंडकों से मिलकर के बना हुआ जायांग यदि पाया जाता है तो उसको पंचांडपी कहा जाएगा। उदाहरण है इसका गुड़हल। गुड़हल में 5 अंडक पाए जाते हैं और यदि 5 से भी ज्यादा अंडकों वाला यदि आपका अंडाशय पाया जाता है तो ऐसे जायांग को हम बहुअंडपी कहते हैं। और पोस्त में यह पोस्त उदाहरण है, पोस्त में बहुअंडपी प्रकार का जायांग पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार से बांटा, एकांडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुष्अंडपी, पंचांडपी और बहुअंडपी। इसी को जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां पर एक दल आया जो पुष्प के बाहर वाले भाग में पाए जाते हैं उनको दल, और यदि बहुत सारे एक साथ हैं उसको दलपुंज कहा जाता है। बाह्य दल या बाह्य दल तो सेपल, और यदि बहुत सारे हैं तो बाह्य दल पुंज कैलेक्स कहलाएंगे, संयुक्त रूप से कहा जाता है। इसी के अंतर्गत एक शब्द आता है कि एक क्वेश्चन है परिदल पुंज क्या है। परिदल पुंज को समझने का हम प्रयास करते हैं। परिदल पुंज अर्थात कुछ पौधों में बाह्य दल और दलपुंज, बाह्य देखो दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ पौधों में या कुछ पुष्प में बाह्य दल और दल में अंतर यदि हमको समझ में नहीं आता, मतलब दोनों ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं, ये समझ में नहीं आता कि बाह्य दल पुंज कौन सा है, दल पुंज कौन सा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम परिदल कहा जाता है, परिदल पुंज कहते हैं, इंग्लिश में उसको टेपल कहा जाता है। तो इसके आधार पर हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब यदि हम वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ओवरी मीन्स अंडाशय, ये परीक्षा क्वेश्चन आता है वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, वर्तिका किसे कहते हैं, ओवरी किसे कहते हैं, अंडाशय क्या है, तो अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, अंडक पाए जाते हैं। और अंडाशय में ही क्या है, अंडाशय के अंदर एक गुहा जैसी रचना होती है, उसमें बीजांड पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। बीजांड कहां उपस्थित होता है, अंडाशय में उपस्थित होता है। तो ये बीजांड यहां उपस्थित होते हैं और इसी बीजांड में बीजाणु बनने की क्रिया होती है। वही बीजाणु जो बनते हैं उसी को हम आगे पढ़ेंगे, बीजाणुधानी के बारे में बात करेंगे, गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी के बारे में अध्ययन करेंगे। कहां पर क्रिया होती है, अंडाशय में क्रिया होती है। अब हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तिकाग्र की। जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है, यह स्टिग्मा जो होता है यह अंडक का शीर्ष वाला, देखो ये है ओवरी अंडाशय, इसका शीर्ष वाला भाग कौन सा है, ऊपर वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। और यहीं से एक धागे जैसी रचना यहां तक आपस में जुड़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। दूसरा भाग जो होता है वह है स्टाइल अर्थात वर्तिका। वर्तिका क्या है, तो अंडाशय, ये अंडाशय है, अंडाशय के शीर्ष में एक नलिका जैसी रचना, ये नली जो अंदर में मैं एक धागे जैसी रचना बना रहा हूं, एक नली जैसी जो रचना है, इस शीर्ष में नलिकाकार रचना हो, नलिकाकार जो रचना बनी हुई है, ये वाली बीच वाली भाग जिसको मैंने बताया था गर्दन या ग्रीवा कहते हैं, इसी को बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है। और ये वर्तिकाग्र को, ये वर्तिकाग्र है और ये अंडाशय को, दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वर्तिका। ये है देखो ऊपर में स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र और ये है अंडाशय, इसको इसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है कौन, बीच वाला भाग वर्तिका। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वर्तिका कर रही है। तीसरा भाग है हमारा ओवरी, अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये अंडप, अंडप के निचले, ये अंडप है, अंडप के नीचे निचले फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी कहा जाता है।
या उसको हम अंडाशय कहते हैं। और इसके अंदर देखो ये वाला फूला हुआ भाग ये है, ये फूला हुआ भाग हो गया, और इसके अंदर जो गुहा जैसी ये रचना हमको दिखाई दे रही है, इसी रचना को बोलते हैं बीजांड कहा जाता है, या इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। यही इसी बीजांड को मैं बता रहा था, इसी बीजांड में बीजाणु बनते हैं। हम आगे जब क्लास में समझेंगे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, तो यही बीजाणुओं का बनने की क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर बीजांड पाया जाता है, और बीजाणु एक तंतु के द्वारा बोलता है, ये जो बीजाणु हैं ये तंतुओं के द्वारा किससे जुड़े होते हैं, अंडाशय से जुड़े हुए होते हैं। अब इस जोड़ वाले स्थान को, जहां पर ये एक तंतु के द्वारा जुड़े होते हैं, इस जोड़ वाले स्थान पर कुछ मृदुतक कोशिकाओं का बना एक उभरा हुआ भाग पाया जाता है, उसी को बोलते हैं बीजांडासन कहा जाता है। उभरा हुआ भाग बीजांडासन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसको एक प्रारूपिक पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं कि परागकोश भी पाया जाता है, पुतंतु भी पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज भी पाए जाते हैं, दलपुंज भी पाए जाते हैं, पुमंग भी उपस्थित होता है, जयांग भी उपस्थित होता है। एक पुष्प में ये सब भाग पाए जाते हैं। इसके आधार पर यदि किसी पुष्प में नर पुष्प, किसी पुष्प में एक ही लिंग उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। यदि दोनों लिंग उपस्थित हों, अर्थात नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित हैं, तो उसको कहेंगे हम द्विलिंगी पौधा कहा जाता है। द्विलिंगी के पश्चात यदि कोई पुष्प है जो सिर्फ उसमें एक लिंगी है, और एक लिंगी के साथ यदि उसमें सिर्फ पुंगव बस उपस्थित है, तो ऐसे पुष्प को हम पुंकेसरी पुष्प कहते हैं। और इसी प्रकार यदि कोई पुष्प है उसमें एक ही लिंग है और वह एक लिंग कौन सा है, मादा का लिंग उपस्थित है, तो ऐसे पुष्प को हम स्त्री केसरी पुष्प कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर आज हम आपको एक प्रारूपिक पुष्प के भागों के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।